तो नए सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और अब एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। लेकिन अमूमन जब आप देश की बड़ी कंपनियों के सीईओ और एमडी का नाम जानते होंगे तो उनके वेल्थ की वजह से उनका नाम जानते होंगे, कितना धन है। लेकिन एक ऐसे एमडी इस वक्त हमारे बीच में हैं जो पूरी दुनिया में हेल्थ की वजह से जाने जाते हैं, और वो हेल्थ के लिए तन मन धन सभी से समर्पित हैं। आचार्य बालकृष्ण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत आचार्य जी आपका जी न्यूज़ के मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमूमन ये कहा जाता है कि जोड़ियां काम करती हैं। शोले में जय वीरू की जोड़ी थी, एक जोड़ी केंद्र की सरकार भी चला रही है, और एक जोड़ी आपको पतंजलि में देखने के लिए मिलेगी, बाबा रामदेव और उनके साथ उनके साय की तरह आचार्य बालकृष्ण। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं करना चाहता हूं। और इस प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि आचार्य बालकृष्ण का काम, बाबा रामदेव का काम संपूर्ण मानवता के लिए है। उसको मैं केवल देश के बंधन में बांधूं, किसी प्रदेश के बंधन में बांधूं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता हूं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में आयुर्वेद की भूमिका, पतंजलि की भूमिका आप किस तरह देखते हैं? हमारा जो देश है, हम जब बात करते हैं कि देश हमारा विश्व गुरु था या है, या हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमको ढूंढना होगा कारण, विश्व गुरु क्यों था। तो विश्व गुरु वस्तुतः हमारे ज्ञान के कारण से था। तो वो ज्ञान कौन से थे? तो यदि आप देखेंगे, जो चिकित्सा की बात है, शिक्षा की बात है, हम उसमें सबसे अग्रणी थे। तो आज भी आप पूरे विश्व में जो लोग हैं, यदि भारत की ओर आकर्षित होते हैं तो उसके मूल में क्या है? तो यदि आप ढूंढेंगे तो आपको योग और आयुर्वेद दिखाई देगा। यानी योग और आयुर्वेद ऐसी विधाएं हैं जो ऋषियों की विधाएं हैं, हमारी संस्कृति की विधाएं हैं, पर वो मानव मात्र के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, और जो देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकता है, और सिर्फ देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को एक छत्र में, एक छत्र के नीचे लाने का कार्य कर सकता है। तो निसंदेह ये योग और आयुर्वेद ही ऐसी विधाएं हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 200 के लगभग देशों ने इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ में यदि इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए सहमति दी है, तो ये एक बड़ा प्रमाण है जी। अच्छा, आप लोगों की मैं थोड़ा सा ध्यान इस तरफ चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि आचार्य जी अपने विषय में बहुत ज़्यादा बातें बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी थोड़ा बहुत ढूंढ लेते हैं। और हमें ये पता चला है, आप लोग जानकर ये आश्चर्य करेंगे कि आचार्य जी ने एक नया ग्रंथ लिखा है। और सामान्यतः जो पुराने ग्रंथों के विषय में मैं पढ़ता रहा हूं, किसी ग्रंथ में जो है, जो लगभग 1500 और 1600 के आसपास लिखे गए, उनमें 200 बीमारियों के बारे में, 250 बीमारियों के बारे में जानकारी थी। और संस्कृत में आचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें 500 बीमारियों के विषय में संपूर्ण जानकारी है। कई हजार तो श्लोक है महाराज जी उसमें। आचार्य जी जरा बताइए, क्यों नहीं बताते हैं ये सब खुलकर? इतना आप काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। पतंजलि की बात आती है तो हम लोग प्रायः एक जनमानस में है, श्रद्धेय स्वामी जी योग सिखाते हैं और हम आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से सेवा करते हैं। सत्य है कि यह कार्य भी हम करते हैं, परंतु उसके पृष्ठभूमि में, क्योंकि आयुर्वेद यदि आज बहुत सारी चुनौतियों के बीच में भी जनमानस में पहुंच रहा है, स्वीकार्यता बढ़ रही है। स्वीकार्यता बढ़ने में सबकी स्वीकार्यता नहीं है, चुनौती के साथ में जब आगे बढ़ती है चीज़ें, तब स्वीकार्यता के जी सतह पर वो चीज़ें पहुंचती हैं। और इसके लिए आज पतंजलि में 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के वैज्ञानिक हैं। और इतना ही नहीं, आज हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो जड़ी बूटियों के ऊपर काम करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए हमारे पास जो बायो सेफ्टी लेवल होता है रिसर्च में, वो 3 लेवल का रिसर्च लैब है।
NABL एक्रेडिटेड हमारे पास 5 रिसर्च लैब हैं। तो वो पृष्ठ में यानी कि बैकएंड पर लोगों को कह देना कि ये पतंजलि की औषधि है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में भी रिसर्च होते थे। जी उस समय के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो अलग टाइप के थे। आज भी रिसर्च होता है। तो हम कहते हैं कि आयुर्वेद को यदि विश्व में स्थापित करना है, तो मैं बहुत सरल भाषा में कहूँ तो वैसे तो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं मॉडर्न शब्दों में, यदि सरल भाषा में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने का सामर्थ्य होने पर वो विधा कभी भी पीछे नहीं रह सकती, वो हमेशा आगे पहुंचती है। यही काम पतंजलि कर रहा है। और इसके लिए जैसे हमारी ग्रंथों की हम बात करें, चरक सुश्रुत वगैरह हमारे ग्रंथ हैं, 2,500-3 हज़ार से पुराने ग्रंथ हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि उससे भी पुराने समय से चले आ रहे हैं। इसके बाद में यदि हम डायग्नोसिस की निदान की बात करें तो अर्वाचीन काल में माधव निदान वगैरह, माधव आचार्य वगैरह ने किया, वो भी 1400 से 1600 साल हो गया। तो कई बार ऐसा होता था कि मॉडर्न सिस्टम में जब जिसको हम आज की चिकित्सा पद्धति या मेडिकल सिस्टम कहते हैं, तो वहाँ एक बात आती थी, बोले भाई आयुर्वेद में तो ग्रंथों में तो बहुत सारे रोगों का वर्णन नहीं है तो फिर आप चिकित्सा कैसे करते हो। तो हमने कहा कि ग्रंथ में रोगों का वर्णन, क्योंकि 1400 साल 1600 साल पुराना ग्रंथ है माधव निदान, जो डायग्नोसिस के लिए आयुर्वेद का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो हमारे मन में एक भाव था कि 100 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ, तो आयुर्वेद को कि आगे याद करें तो लोग आज तक को, यानी कि अब हम 1400 साल पीछे थे, उन 1400 साल को वर्तमान रोगों की स्थिति, वर्तमान चिकित्सा की स्थिति में जोड़ने का कार्य वह पतंजलि के माध्यम से हुआ है। सौमित्रीय निदानम के रूप में हमने उसी शास्त्रीय शैली में आधुनिक रोगों के निदान, डायग्नोसिस और उसकी पूरी कंप्लीट उसका जो है, जिस तरह से आप डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, व्याख्या कह सकते हैं, वर्णन कह सकते हैं, वो पतंजलि के द्वारा हुआ है। और अभी बड़ा इसके लिए कार्यक्रम पतंजलि में हुआ और हमें गौरव है कि अब कम से कम हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया के लोगों के सामने हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी जितने भी आधुनिकी रोगों की बात करते हैं वो सब कुछ उनमें वर्णन है। वर्णन ही नहीं है, पूरी प्रामाणिकता के साथ में वर्णित हैं। अब हम ये कह सकते हैं, जिसको हमने 6,862 श्लोकों के अंदर उसको लिपिबद्ध करने का काम किया है, 2 वॉल्यूम में है। तो ये कार्य पतंजलि के माध्यम से चल रहा है। और इतना ही नहीं, जब अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, जो अच्छे काम हुए हम अभी भी अंग्रेजों को याद करते हैं। जब बॉटनी की बात आती है तो लोग कहते हैं वो वेंथम हुकर ने बहुत बड़ा काम किया था, या फिर और कार्य की बात आती है तो भी हम लोगों को याद करते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, हम लोग पूरे देश के अंदर बॉटनी के अंदर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने कम से कम कई 100 प्लांट्स अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए और कंट्री के लिए वर्ल्ड में न्यू रिपोर्ट हमने करी है। यानी कि उन पौधों के ऊपर हम लोगों ने, उन पौधों को हमने ढूंढा है जो पहले विश्व के रिकॉर्ड में नहीं था। ये बड़ा काम भी पतंजलि कर रहा है। और एक बड़ा कार्य मैं आपको गिना देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉमर्शियल या बिजनेस की बातें नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है दवाई बनाते हैं तो दूसरी कंपनियां भी बना रही हैं, या योग भी अब तो बहुत लोग सिखाने लगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यापार हमारा लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है। यदि आज संसाधन हैं तो उन संसाधनों से हम कितना बड़ा कार्य इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए, एक बनाने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि जी न्यूज़ का ये आज का लक्ष्य भी यही है। तो WHO ने, ये रिकॉर्ड मैं बहुत ही प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ आपको, WHO ने 1999 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि पूरे वर्ल्ड में कितने पैथियाँ हैं, जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन पद्धति की जो पैथियाँ हैं, उनको हम एक जगह पर ला करके कितने प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। उन लोगों ने 2010 तक काम करके उसको बंद कर दिया। उनको लगा कि यह कार्य तो असंभव है। वो 3-4 वॉल्यूम में छोटे छोटे उनके वॉल्यूम पब्लिश्ड हैं, परंतु पतंजलि ने यह कार्य प्रारंभ, हम लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा काम WHO ने भी शुरू किया था। तो आज हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जब प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी की बात हम करते हैं तो लगभग 3,60,000 के लगभग पौधे इस दुनिया में उपलब्ध हैं। उन पौधों में हमने
50,000 ऐसे पौधे आइडेंटिफाई किए जिनके पास औषधीय गुणों का या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं, या उसका किसी न किसी पद्धति के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सिस्टम में वो यूज हो रहे हैं। ये राम जी एक इतनी बड़ी बात थी, और हमने लगभग उसके लिए 6 लाख से ज़्यादा यूनिक रेफरेंसेज यूज किए, 6 लाख, और पूरे वर्ल्ड के 2000 से ज़्यादा ट्राइब्स को हम लोगों ने पूरे उनके डेटा को सर्च किया। इतना ही नहीं, यदि हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम और सिनोनेम्स की, 2.5 लाख से ज़्यादा सिनोनेम्स हमारे उसमें यूज हुए हैं। और दुनिया की भाषाओं की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने 12 लाख नाम हैं दूसरी भाषाओं में, 12 लाख, और पूरी प्रामाणिकता के साथ में। और इतना ही नहीं, उसके अंदर यदि आप बात करते हैं भाषाओं की संख्या, तो लगभग 2200 भाषाओं में उसको अभी आप देखना चाहें तो WHO पोर्टल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में 964 तरह की हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, उन सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस को हमने दिया है। जब इस पुस्तक को मैं लेकर के गया रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन में, वहाँ पर लॉन्च होना था, वो तो उन लोगों ने देख करके, जैसे अंग्रेजों का स्टाइल होता है, वाओ करते रह गए, क्योंकि उनको लगता था कि वो सबसे बड़ा काम करते हैं, पर उनको देख करके लगा कि हमसे बड़ा काम भी कोई भारत में कर रहा है, और वो भी पतंजलि कर रहा है। ऐसे ही कार्यों से हम श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरी दुनिया में भारत को स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको प्रयास करना होगा कि जो भारत के अंदर जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को हमें उद्घाटित करना होगा, उसको ढूंढना होगा, और उसको ढूंढ करके फिर हमें दुनिया के सामने लाना होगा। तो भारत एक भी बनेगा, नेक भी बनेगा, श्रेष्ठ भी बनेगा, और विश्व गुरु भी बनेगा। आपने कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि वाओ, जी, हर पंक्ति वाओ कहने के लायक है। मैं आश्चर्यचकित हो रहा था हर पंक्ति पे कि फिर आपने ये भी किया है, फिर ये भी किया है। अब किस पे ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाऊं, ये बड़ी बात है। मैं तो सीईओ को इस तरह से देखता हूं कि आपका काम है कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना। मैं लेकिन एक सीईओ को और एमडी को इस तरह से देख रहा हूं कि वो 6000 श्लोक की एक नई किताब लिख रहा है, एक नया ग्रंथ लिख रहा है। और इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि हमको बनना है पतंजलि का सीईओ या इतनी बड़ी कंपनी चलानी है, वो पहले देख ले कि इतना काम करना पड़ता है, इसके बाद आप इस मकाम पे पहुंचते हैं। आप ताली बजा सकते हैं इस काम के लिए, बहुत बड़ा काम आचार्य बालकृष्ण कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप इस मंच पे हैं, मैं आयुर्वेद की बात बीच बीच में करता रहूँगा, सब इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत से साथियों के कंसर्न हैं, और मैं जब लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी जब आ ही रहे, सुलभ हैं तो पूछ लीजिएगा। कल मैंने आचार्य जी एक खबर पढ़ी जी, 7 साल की बच्ची कानपुर में हार्ट अटैक से बेचारी का निधन हो गया। जी, हम रोज वीडियो प्रसारित करते हैं, कोई बच्चा जिम कर रहा है, 25-26 साल का है, खूब अच्छे डोले शोले हैं, हार्ट अटैक हुआ, निधन हो गया। कोई डांस कर रहा है किसी की शादी में, हार्ट अटैक हुआ, निधन हो गया। ये क्या हो रहा है और इसका निदान क्या है आयुर्वेद में? ये बहुत ही पीड़ा देती है ये सब बातें, जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पीड़ा तो देती है, पर ये सब कहीं ना कहीं हमको यह भी विचार करना होगा, इन कारणों के लिए हम स्वयं दोषी तो नहीं हैं, कि हम सब से कहीं गलती तो नहीं हो रही है, या यह व्यक्ति की बात नहीं है। मैं इस बात को कहूँ तो ये व्यवस्था की बात है। ये पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं बड़ी भूल हो रही है। बीमारी कहाँ से आती है, या हमारे शरीर के अंग कहाँ से विकृत हो जाते हैं, ये विचारने की बात है। देखो, बीमारियाँ स्वाभाविक है कि जो हम अपने, एक तो हो गया कि पैदाइशी, एक स्वस्थ व्यक्ति था, पैदाइशी बीमार तो नहीं था, उसका हेरिडिटी में भी नहीं था। हम कई बार गिनते हैं कि रोग का कारण है हमारे वंशानुगत कारण, हेरिडिटी में। कई बार पैदाइशी व्यक्ति के अंदर कुछ दोष हो जाता है, वो कारण होता है। जब दोनों कारण नहीं थे तो तीसरा क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण तो यही होता है हमारा आहार। खाने में भी यदि कोई बात, कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं जी हम तो बहुत परहेज करते हैं फिर भी हम बीमार हैं। एक कहता है जी बद परहेज करके भी ठीक है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप बद परहेज करें। दूसरा है जो हम हवा, पानी, यही तो है। अब हवा ले रहे हैं, हर क्षण ले रहे हैं, परंतु उस हवा में क्या है, उस हवा के माध्यम से हमारे अंदर क्या तत्व जा रहा है, वो हमको ध्यान नहीं होता है। हम जल पी रहे हैं, अभी रिसर्च में भाई राम जी आपने एक और नहीं पढ़ा होगा, अभी कई दिनों से चल रहा है कि हमारे घी में प्लास्टिक का अंश आ रहा है, अन्न में प्लास्टिक का अंश आ रहा है, नमक में आ रहा है, शक्कर में आ रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। और अभी एक लेटेस्ट रिसर्च है, वो कहता है कि हमारे मस्तिष्क में पहुंच गया है, यानी कि हमारे दिमाग में प्लास्टिक पहुंच गया, हमारे दिल में प्लास्टिक पहुंच गया, तो फिर हम जीवित रहने की आशा कैसे करें?
तो कारण को दूर करना पड़ेगा। तो कम से कम आप प्रयास करें, जैसे मैं भी गाड़ी में भी चलता हूँ तो मैं बोतल बंद, हालांकि अब तो ये पानी बोतल ग्लास में कांच में लेने का प्रयास हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने घर में पानी भर करके ले करके चलते हैं। मैं आज से 25-30 वर्ष पहले पानी प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं आता था, आप सब जानते हैं। ये 25-30 वर्ष में ऐसी क्या विकृति आ गई पानी में कि सबको गंदा पानी में भी हो तो बोतल में यदि बंद पानी है तो हमको लगता है कि ये स्वास्थ्य कारक है, ये खतरनाक चीज़ें हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से हमको बचने की आवश्यकता है और इससे हम बचेंगे तो अपनी सेहत को बना के रख सकेंगे। और एक और भयानक चीज़ की ओर मैं आपको माध्यम से पहली बार मैं सामूहिक मंच में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे भारत सरकार को हमने इसके विषय में बहुत सारी बातें कही है और शायद मुझे यहाँ कहना उचित लगेगा जी। आज एक फैशन शुरू हो गया। एक तरफ तो हमारे पास ठीक है, अन्न बढ़ाने के लिए हमको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खेतों में डालना जरूरी था। मैंने अन्न की बात करी, मैं उसका निवेदन कर रहा हूँ। तो उससे अन्न की उपलब्धता तो बढ़ गई, कहीं ना कहीं हमारे सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ। चलो वो हुआ तो अभी धीरे धीरे हम सरकार प्रयास कर रही कि हम जैविक की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं, ठीक है। पर इस नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बहुत बड़ा लोचा है जो किसी का ध्यान नहीं है कि जितना भी, जैसे पहले आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रीटमेंट सिस्टम जो सीवरेज लगे हुए हैं, जो हमारे स्लज निकलते हैं, मलबा निकलता है बड़े बड़े एसटीपी प्लांट से, उन प्लांट से जो मलबा निकलता था, पहले क्या हुआ कि पहले तो होता ही नहीं था प्लांट, तो निकलता कहाँ से। जब निकलना शुरू हुआ तो सरकार ने एक मुहिम चलाया कि ये बहुत अद्भुत खाद है, खादों को खेतों में डाला जाए। तो खेतों में डाला जाए। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ रॉ स्लज, जो बिना ट्रीटेड अनट्रीटेड जो स्लज है 40% खेतों में डलता है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, उसमें हैवी मेटल्स हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं, वो इतना खतरनाक है। और हम उसको जैविक की श्रेणी में, ऑर्गेनिक और वो नेचुरल फार्मिंग के अंदर प्रयोग कर रहे हैं। वो उधर तो केमिकल खा के मर रहे हो, इधर नेचुरल के नाम पर भी आप क्षमा करिएगा मलयुक्त अन्न को खा करके रोग के कारण बन रहा है। तो मैंने फिर रिसर्च किया कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है क्या। ये आप लोगों को सुनकर के आपको लगेगा ऐसा होता है, सच में पूरी दुनिया में रॉ स्लज को खेतों में डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, वो खेतों में यूज नहीं किया जाता है। किया जाता तो प्रोसेस्ड होकर के खेतों में जाता है। ये बात हमने भारत सरकार के सामने रखी और हम लोगों ने रिसर्च भी किया। रिसर्च कर करके हमने पाया कि किस तरह से हैवी मेटल को हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं, किस तरह से कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को समाप्त किया जा सकता है। उसका पायलट प्रोजेक्ट भी पहली बार देश के अंदर में पतंजलि ने काम किया, उसके ऊपर हम शुरू कर रहे हैं। तो हमको यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, ऑर्गेनिक के नाम पर, जैविक के नाम पर जो परंपरागत परंपराएं थी वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं, परंतु हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं वो स्लज का खाना तो नहीं है। तो ये कुछ कुछ कारण हैं। इसी तरह से भोजन के अंदर आज हर बीमारी में लोग क्या कर रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं। सर दर्द हो गया तो गोली खा लो, पेट दर्द हो गया तो गोली खा लो। भाई पेट दर्द थोड़ी देर के लिए, यदि सामान्य दर्द है आप अजवाइन खा लो, हींग खा लो, प्रयास करो कि प्राकृतिक उपाय से आपका पेट ठीक हो जाए। यदि कोई सीरियस कारण है तो आप डॉक्टर को दिखा करके आप चिकित्सा करिए, परंतु अपनी मनमानी ढंग से जो हम गोलियां खाते हैं वो सरदर्द तब के लिए तो ठीक हो जाएगा, पर राम वो जीवन भर के लिए सरदर्द बनेगा। ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ छोटे छोटे 2-3 विषय और हैं, मैं चाहता हूं उस पर आपके छोटे छोटे उत्तर हो। एक मंकी पॉक्स बीमारी जिसपे WHO ने इमरजेंसी घोषित कर दी, उसको लेकर आयुर्वेद में कुछ कर रहे हैं? देखिए, जब कोरोना की बात आई, मैं थोड़ी सी कोरोना की तरफ जाता हूँ। जब ऐसी, जैसे अभी मंकी पॉक्स की चर्चा हो रही, ऐसी चर्चा शुरू हुई, तब पतंजलि ने रिसर्च का काम शुरू करा था। लोगों को लगा कि सडनली दवाई कहाँ से आई। तो मंकी पॉक्स के विषय में भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो महामारी के रूप में देश में कब आ जाए कुछ पता नहीं है, परंतु देश के अंदर मंकी पॉक्स के सूडो वायरस भी किसी भी लैब में अवेलेबल नहीं है। पतंजलि ने सूडो वायरस चाइना से परचेज कर लिया है, वो पहुंच भी चुका है पतंजलि के रिसर्च लैब में, और हमारे साइंटिस्ट उसके ऊपर काम भी शुरू कर चुके हैं। भगवान ना करे मंकी पॉक्स इंडिया में आए, पर मैं आशा करता हूं कि मंकी पॉक्स आने से पहले पहले हम दवाई भी तैयार करके रखेंगे। तो ये क्षमता है आयुर्वेद में, ये क्षमता है जड़ी बूटियों में। हमें काम करने की आवश्यकता है, हम करते नहीं हैं। काम होता है तो भरोसा होता नहीं है। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, कोरोनिल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे हजारों लोग ऐसे मिलते हैं कि कोरोनिल से हमारा परिवार बचा। मैं कोरोनिल का एक प्रमाण देना चाहता हूं आपके मंच से। जी। हमारे पतंजलि में लगभग 20 से 25 हजार लोग काम करते हैं, 25 हजार लोग।
हमने एक दिन भी फैक्ट्री बंद नहीं किया, और वो लोग घर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, सब गांव में कोरोना वाले लोग थे। हमने क्या किया, जब वो फैक्ट्री में आते थे सुबेरे, नियम था गेट से अंदर घुसोगे, पहले 2 गोली कोरोनिल खाओगे, गर्म पानी पियोगे, अंदर जाओगे, जब घर के लिए निकलोगे 2 गोली खाओगे, गर्म पानी पियोगे, घर जाओगे। भगवान की कृपा से एक भी डेथ नहीं हुई। तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? कोई हमसे पूछे तो सही, क्योंकि किसी बात को कहने के लिए हम किसी की निंदा स्तुति में लगे नहीं। हमें आज आवश्यकता है एक अंतिम आंख प्रश्न खोल आचार्य जी। करके, राम जी, आज आवश्यकता यह है कि भगवान ने सबको बहुत बुद्धि दी हुई है, हमारे पास इर्द गिर्द में बहुत साधन हैं, हम अपनी खुले मस्तिष्क से सच, सही या गलत को विचार करें, विचार कर करके अनुकरण करें। किसी के कह देने से ही हम किसी भी चीज़ की ओर प्रवृत्त न हो, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। अपने परिवार की रक्षा करिए, अपने बच्चों की रक्षा करिए और सावधानी के साथ आगे बढ़िए जी। ये लेकिन फिर अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, ये क्या बाजार की खींचतान है जो एलोपैथी वाले आपके आयुर्वेद पे सवाल उठा देते हैं? कई लोग बताते हैं नीम हकीम खतराए जान, वो बताने लगते हैं। कभी कभी अदालत भी आप पे बहुत सख्त हो जाती है। मैं इसके विषय में आप सबके सम्मुख एक रहस्य और जी। उद्घाटित कर देना चाहता हूं। पतंजलि में, हरिद्वार में अभी हम एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी होगी, जहां पर रेडियोलॉजी होगी, जहां पर कार्डिक प्रॉब्लम के लिए होगा। यानी कि एलोपैथिक का नाम, देखिए मैं एक बात बहुत जी प्रेम से आपको बताना चाहता हूं, पैथी जो हाथ में नीली पीली हरी गोलियां हैं उतनी पैथी है। पेट में जाने के बाद पैथी काम नहीं करती है, बायोकेमिस्ट्री काम करती है। उसको पेट को नहीं पता है कि ये सिंथेटिक है कि ऑर्गेनिक है, तो काम करेगी तो उसका परिणाम मिलता है जी। तो हम ये बताना चाहते हैं। और जहाँ तक रही कि सपोर्टिंग जितने भी लाइफ सेविंग जो इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट है, चाहे वो एक्सरा है, अल्ट्रासाउंड जी। है, MRI है, ये पैथी नहीं है, ये एक मशीन है। उस मशीन का प्रयोग तो आज भी हम डायग्नोसिस पूरा एलोपैथिक विधि से करते हैं, पर दवाई आयुर्वेद देते हैं। तो इसीलिए इस बात को हमें कहना होगा कि कई लोग कहते हैं कि तो ये तो एलोपैथिक है, पैथोलॉजी लैब लगा, तो नहीं। हमें आवश्यकता है सब लोगों के लिए कि हमें पैथी के विवाद से बाहर निकल करके एक ही चीज़ के लिए संकल्प लेना होगा, हमें रोगी को ठीक करना है और कम पैसे पे ठीक करना है, हानि रहित दुष्प्रभाव रहित विधा से ठीक करना है। जब ये बिल्कुल। संकल्प हमारा तो होगा, आचार्य जी ये तो कह रहे हैं पैथी खत्म है। कि ये जो सब एक हो जाएंगे, यानी एक भारत हो जाएगा तो श्रेष्ठ भारत हो जाएगा। जी। बात वहीं से शुरू हुई थी, वहीं पे समाप्त हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाई। आचार्य जी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम जी।